हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022-23 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं, जो भूगोल यानी ज्योग्राफी के चैप्टर संसाधन तथा विकास से संबंधित है। यानी इसमें जो मैं बताऊंगा वो प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं, जो लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट में इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज मैं डाल दिया हूं, जिसे भी आप देख सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बिना लेट किए मैं क्वेश्चन सीरीज की ओर बढ़ता हूं। पहले मैं लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर बताऊंगा। हाँ, इसमें बता दूं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाया हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। सिंपल से आप समझ सकते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं, तो बताइए संसाधन हम किसे कहते हैं। तो अब बताइए संसाधन किसे कहते हैं, तो यहाँ उत्तर भी दे दिया हूँ मैं। पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है। यानी पर्यावरण में हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं जो हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, तथा जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। यानी आर्थिक रूप से भी संभव है और सांस्कृतिक रूप से भी क्या है, मान्य है, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। जैसे में जल हमारे लिए संसाधन है, वन संसाधन है, पशु पक्षी, कुर्सी टेबल, ये सभी के सभी क्या है, संसाधन है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आप समझ गए होंगे कि हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं पाए जाते हैं जो हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है। यानी नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है, तो इसका उत्तर आप जान लें। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और आंतरिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत अथवा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। यानी सिंपल से आप समझ सकते हैं कि वे सभी संसाधन जिसको एक बार हम उत्पादन करने के बाद पुनः हम उपयोग कर सकते हैं, या एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं, वे सभी संसाधन क्या होते हैं, नवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो वे सभी संसाधन जो भौतिक, रासायनिक और साथ ही साथ आंतरिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, वे सभी सभी क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं, पुनः पूर्ति योग्य होते हैं। यानी जैसे जल, पेड़ पौधे, सौर ऊर्जा, पवन, ये सभी के सभी नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है। तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन जस्ट नवीकरणीय योग्य संसाधन का ओपोजिट हो जाएगा। इसके उत्तर की ओर मैं बढ़ता हूँ। उत्तर दिया हुआ है इसका कि वैसे संसाधन जिनका एक लंबे समय यानी भूभागीय अंतराल में, यानी लंबे समय अंतराल में, अर्थात जिसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, यानी लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जिसकी मात्रा सीमित है, वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी एक बार हम इसको उपयोग करते हैं तो दोबारा उपयोग में हम नहीं ला सकते, वैसे संसाधन को हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन को बनाने में करोड़ों वर्ष या लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए जैसे इसका एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, खनिज, जीवाश्म ईंधन, खनिज जितने भी होते हैं ये लाखों करोड़ों वर्ष बाद बनते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी के तेल, ये सभी के सभी गैस, ये सभी के सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ये सभी के सभी एग्जाम्पल है किसके, अनवीकरणीय योग्य संसाधन के। अब क्वेश्चन अगला बढ़ता हूँ, संभावी संसाधन क्या है। संभावी संसाधन आप सिंपल से समझिए, इसका उत्तर भी दिया गया है। वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी किसी खास प्रदेश में पाए जाते हैं, परंतु इनका उपयोग बड़े स्तर पर नहीं किया गया है, यह भी विकास में नहीं है, यानी विकसित नहीं है ये संसाधन। वैसे संसाधन जो पूरी तरह से अभी विकसित नहीं है, भविष्य में उपयोग की अपार संभावनाएं हैं, यानी उसका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। यानी आने वाले समय में उसका इतना उपयोग किया जा सकता है, जिस तरह अभी गैस, पेट्रोल इतना उपयोग किया जा रहा है, ताकि आने वाला समय में जो संसाधन को हम अभी पेट्रोल जिस तरह उपयोग करते हैं उस तरह अगर उपयोग करेंगे तो उस संसाधन को हम क्या बोलेंगे, संभावित संसाधन बोलेंगे। इसीलिए बोला गया है भविष्य में इसके उपयोग पर संभावनाएं संभावित हैं। जैसे पश्चिम भारत में विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का अपार संभावनाएं हैं। अतः परंतु उस
अनुपात में विकास नहीं हुआ है, यानी पवन ऊर्जा का और सौर ऊर्जा का धीरे धीरे तो विकास हो रहा है, बट अभी उतना विकास नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए था। इसलिए ये सभी के सभी क्या है, संभावित संसाधन के अंतर्गत आते हैं, यानी भविष्य के लिए जो संसाधन है वो हमें कहेंगे संभाव्य संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विकसित संसाधन किसे कहेंगे? तो विकसित संसाधन जो प्रेजेंट में ज़्यादातर उपयोग में लाया जा रहा है, उपभोग में लाया जा रहा है। बताइए, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है या हो चुका है, यानी जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, वे गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित है की जा चुकी है, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी जिसका उपयोग हम प्रेजेंट में बहुत अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं, जैसे कोयला का उपयोग कर रहे हैं, पेट्रोलियम का उपयोग कर रहे हैं, खनिज का उपयोग कर रहे हैं, ये सभी के सभी संसाधन जो है विकसित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जबकि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये सभी विकसित संसाधन नहीं है, ये सभी संभावित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, संचित कोष क्या है? संचित कोष क्या है? संचित कोष क्या है? तो आप इसका उत्तर देखिए क्या दिया गया है, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी संसाधन, यानी पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो भविष्य में मानव आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, यानी आने वाले समय में क्या हो सकता है, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेगी, परंतु फिलहाल सही तरीका से यानी तकनीक से अभाव में उपयोग नहीं किया जा रहा है। जिस प्रकार संभावित संसाधन है, उसी प्रकार अगर संभावित संसाधन को हम संचित के रूप में मानते हैं तो आने वाले समय में अभी संचित है, आने वाले समय में हम क्या करेंगे, भविष्य में उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हो, उसको हम उसे संचित कोष या भंडार के रूप में जाना जाता है। जैसे महासागरों और बांधों में स्थित जल एवं जल वन इत्यादि, ये सभी के सभी क्या हैं, संचित संसाधन है, जिसका उपयोग हम भविष्य में करेंगे, ये संसाधन संचित संसाधन होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, पुनः चक्रीय संसाधन क्या है? पुनः चक्रीय संसाधन क्या होता है? बताइए। पुनः चक्रीय नाम से ही पता चलना चाहिए कि वे सभी संसाधन जिसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो उत्तर की ओर बढ़ता हूँ। उत्तर दिया गया वैसे अनवीकरणीय संसाधन, यानी वैसे अनवीकरणीय संसाधन जिसके टूटने फटने या खराब होने के बाद पुनः संशोधित कर नए संसाधन के रूप में बदलकर उपयोग में लाया जाता है, उसे हम पुनः चक्रीय संसाधन कहते हैं। यानी सिंपल से कहने का मतलब वे यहाँ अनवीकरणीय नहीं होगा, याद रखिएगा। पुनः चक्रीय संसाधन वैसे अनवीकरणीय संसाधन को कहेंगे जो टूट या फूट जाते हैं या खराब हो जाने के बाद पुनः संशोधित कर नए संसाधन के रूप में हम उपयोग कर लेंगे, तो वही हम कहलाएगा पुनः चक्रीय संसाधन। जैसे धातु में लोहा, टीना, तांबा, एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, लोहा, टीना, तांबा, सीसा, ये सभी क्या हैं, ये है पुनः चक्रीय संसाधन। यानी एक बार हम लोहा का कोई सामान बना लेते हैं, फिर से उसको गलाकर हम पुनः दूसरे सामान में, दूसरे वस्तुओं में बदल सकते हैं। उसी प्रकार सोना चांदी से एक प्रकार की ज्वेलरी बनाकर उसको गलाकर फिर से हम दूसरी ज्वेलरी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अभी लघु प्रश्न उत्तर ही चल रहा है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार किन राज्यों में है? बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार किन राज्यों में है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार आप समझिए, जो जिधर ऑब्जेक्टिव में मैं इसका कुछ वहाँ भी बता चुका हूँ कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है, जिधर नदियाँ ज़्यादा बहती है, यानी अपने साथ जो गाद लेकर नदियाँ आती है और उसको छोड़ देती है मैदान में, तो वही बन जाता है जलोढ़ मृदा। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, ये सभी में संकरी पट्टी पाए जाते हैं और पूर्वी तटीय मैदानी भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ दिया जाएगा जलोढ़ मृदा का विस्तार किन राज्यों में है, यानी किन किन राज्यों में है, तो आपको इतना बताना पड़ेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, ये सब और पूर्वी तटीय मैदान, ये सभी के सभी क्या है, यानी जिधर नदियाँ बहती है उधर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा भी दो प्रकार के होते हैं, एक बांगर होती है, एक खादर होती है। बांगर जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसमें उर्वरक क्षमता कम होता है, जबकि खादर जिसमें नवीन जलोढ़ मृदा होती है उत्पादन क्षमता बांगर की तुलना बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसमें उर्वरक की मात्रा अधिक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। ये सभी के सभी दोस्तों अति लघु प्रश्न उत्तरीय हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे दीर्घ प्रश्न उत्तरीय की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन के बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, जो 3 या 4 क्वेश्चन उसमें हैं वो मैं बताऊंगा, बहुत डिटेल से बताऊंगा दोस्तों, जो ये भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में कब पूछे गए हैं। ठीक है, अब चलिए, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कैसे हुआ था?
उत्तर भारत के मैदान का निर्माण, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा लाए गए मिट्टी से हुआ था। अभी मैं बताया था कि उत्तर भारत में जितने नदियां हैं वो सभी अपने साथ मिट्टी या गाद लेकर आते हैं, उसी से मैदान का निर्माण होता है और वही जलोढ़ मृदा कहलाती है। तो उत्तर भारत का मैदान को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कैसे हुआ, तो गंगा नदी तंत्र से, सिंधु नदी तंत्र, तंत्र कहने का मतलब जाल, और जाल, गंगा नदी तंत्र कहने का मतलब गंगा की सहायक नदियाँ जितने भी हैं वो सभी गंगा नदी तंत्र कहलाएंगे। सिंधु की सहायक नदियाँ जितने भी हैं वो सभी सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के जितने भी सहायक नदियाँ हैं वो सभी मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बनाते हैं। और ये सभी नदियों के द्वारा जो मिट्टी या गाद लाया जाता है वो मैदानी इलाकों में छोड़ दिया जाता है, तो उससे जो मैदान निर्माण होता है उसी को हम बोलते हैं मैदान निर्माण, यानी उत्तर भारत के मैदान निर्माण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी के 3 विशेषताएं लिखें। अब बताइए, जलोढ़ मिट्टी के 3 विशेषताएं नहीं लिख सकते? पीछे में मैं बताया हूँ कि जलोढ़ मृदा क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है, क्योंकि जलोढ़ मृदा 2 पार्ट में बांटा गया है। एक नवीन जलोढ़ को खादर बोलते हैं, ये अत्यधिक उपजाऊ होता है। सेकंड में जलोढ़ मृदा में धान, गेहूं और गन्ना, देखिएगा धान, गेहूं और गन्ना और मक्के की प्रमुखता उगाई जाती है, मतलब सबसे अच्छा फसल ये चारों फसल उगाए जाते हैं। और भारत में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र भी है। बात सही है, क्योंकि इस तरह किसानों का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। तो ये जलोढ़ मृदा ये क्या है, अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र में पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कहने का मतलब यहाँ लंबे लंबे आंसर आपको देने पड़ेंगे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बोल रहा फर्स्ट क्वेश्चन में कि बांगर और खादर के बीच 4 अंतर करें, स्पष्ट करें। 4 अंतर आपको लिखना है। तो बांगर और खादर पीछे भी मैं बताया था, अगर आप सिंपल सी समझ लें तो मैं बता देता हूँ, ऐसे मैं बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम ले लूँगा, इसलिए आपको जो आंसर यहाँ लिखा हुआ है वैसे को मैं बताता हूँ, क्योंकि पीछे मैं बता चुका हूँ। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा, एक तो ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। हर वर्ष यहाँ बाढ़ या पानी नहीं पहुँचता, बात से ये पुरान हो जाता है तो वहाँ तो पानी और बाढ़ नहीं पहुँचेगा, मिट्टी तो गाद नहीं आएगी यहाँ पे। इधर खादर की अपेक्षा इसकी मिट्टी कण मोटे होते हैं, यह खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ भी होता है, बात सही है। अब ये 4 तो हो गया अंतर, इसका 4 इसका गुण लिखिए बांगर का, अब 4 गुण आपको खादर का भी लिखना पड़ेगा, तभी तो अंतर स्पष्ट होंगे ना। तो खादर का अब समझिए क्या लिखा गया है, यह नवीन जलोढ़ मृदा होती है, यह हर वर्ष बाढ़ पहुंचता है, यह मिट्टी के कण महीन होते हैं, ये बहुत उपजाऊ होता है। यानी खादर की मैंने बांगर की अपेक्षा, यहाँ गलत लिखा है, खादर की अपेक्षा लिख दिया है, यहाँ गलत लिखा है दोस्तों, बांगर की अपेक्षा यह क्या होता है, अधिक उपजाऊ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लघु नहीं था, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था दोस्तों। ये अंतर पूछ देगा बांगर और खादर में, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 4 अंतर पूछा है आपके बुक में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लाया हूँ, ये प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधन का उपयोग अधिक उपभोग कैसे हुआ है, यानी पूछ रहा क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा है दोस्तों। 2009 में, 2012 में, 2014 में, 2016 में, आप समझिए 2018 में, 2020 में, 2022 में, इस बार आपका पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। VVI आप लगा लीजिएगा, VVI ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है। सोशल साइंस में आप जितने अच्छे लैंग्वेज में लिखिएगा उतना अच्छा नंबर मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसकी में अब पढ़िए आंसर क्या दिया हुआ है, संसाधनों का उपभोग सांस्कृतिक विरासत और जैसे मनुष्य के ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी आदि पर निर्भर करता है। प्रौद्योगिकी विकास के कारण आर्थिक विकास संभव हुआ है, यानी प्रौद्योगिकी यानी कहने का मतलब उद्योग धंधे जितने भी आए हैं उससे आर्थिक विकास संभव हुआ है, बात सही है। उद्योग धंधे पहले के ज़माने में हाथ से कपड़े बुनाई होती थी, आज प्रौद्योगिक उद्योग धंधे लगे हैं तो बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास संभव हुआ है, जिससे संसाधनों का उपभोग बढ़ा है। संसाधनों का उपभोग क्या हुआ है, बढ़ा है, क्योंकि निर्माण ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो संसाधनों का उपभोग क्या हुआ है, बढ़ा है। यदि कोई क्षेत्र संसाधनों में धनी है लेकिन वहाँ प्रौद्योगिकी विकास नहीं हुआ है तो इन उपलब्ध संसाधनों का उपभोग संभव नहीं है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण ही विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों को भूगर्भ से निकालना संभव हुआ है। अगर आपको आर्थिक विकास नहीं रहता, पैसा नहीं रहता, आपके पास मनी अवेलेबल नहीं होता, उद्योग धंधे नहीं रहते, तो आप भूगर्भ से निकालने के लिए खनिज संपदा के बारे में सोच
तक नहीं सकते थे। इसलिए उद्योग धंधे के लिए मैंने आर्थिक विकास में बहुत क्या किया है, संभावित ना व्यक्त करवाया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आदिम अवस्था में, यानी आदिम अवस्था कहने का मतलब यहाँ सिंपल से समझिएगा, पुराने ज़माने में मनुष्य जो थे वनस्पति पशुओं पर निर्भर रहते, क्योंकि फल कंद मूल खाकर जीवित रहते थे। धीरे धीरे मनुष्य में उन्नति की और उसने नवीन तकनीक और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी और उद्योग को बल पर प्रकृति रहस्यों को पता लगाया और कल की प्राकृतिक संपदा को आज के संसाधनों में बदल दिया। यानी आने वाला प्राकृतिक संपदा था वो कल के लिए था, जो आज के रूप में बदल दिया है। मनुष्य द्वारा संसाधनों का प्रयोग उसकी प्रौद्योगिकी स्तर पर निर्भर करता है। कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि ये सब संभव हुआ है, तो आर्थिक स्तर पर तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक कि आपको भाप इंजन और अंतर्दहन, यानी इंजन में ही दहन इसका नहीं हो पाता, तो पेट्रोलियम और कोयला का संभावना भी उपयोग भी क्या नहीं होता, संभव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यही था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में चलता हूँ। दीर्घ उत्तरीय में नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपको पूछ रहा है कि पूर्वी तट पर के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बताइए। पूर्वी तटीय इलाके में, यानी भारत इस तरह मानचित्र रहते, ये ईस्ट जोन का, ईस्ट तटीय बोलता हूँ, ये पूर्वी तटीय इलाका है। तो पूर्वी तटीय में डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, बताइए। तो सिंपल से आप समझ सकते हैं जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। तो आंसर इसका एक तो हो जाएगा, यहाँ तक के लिए जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। अब बोल रहा है कि इन मिट्टी किन प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, तो इसके अब विशेषता तो लिखना पड़ेगा भाई। ये मिट्टी उपजाऊ होते हैं, ये मिट्टी मक्के गन्ना किस किस खेती के लिए, ये सब प्रमुख फसल उपजाए जाते हैं। भारत में जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व भी है। पीछे क्वेश्चन इसका बताया भी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। 4 क्वेश्चन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में करवाऊंगा। अगर क्वेश्चन सीरीज अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट के लिए आपके दोस्तों और सहपाठियों को भी क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। साम्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें, यानी साम्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण बोल रहा है। तो यानी समाप्यता के आधार पर, यानी 2 प्रकार का संसाधन होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। यानी समाप्यता के आधार पर माने जो समाप्त होने के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन है, तो 2 प्रकार के हैं, एक नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अनवीकरणीय को मैं लघु उत्तरीय प्रश्न में समझा चुका हूँ इसी वीडियो में, तो आप पीछे भी देख सकते हैं। नवीकरणीय योग्य यानी पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, इसके अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक और आंतरिक क्रियाओं के द्वारा नवीकृत पुनः उपयोग किया जा सकता है, पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, एक समय अंतराल में हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, यानी उसे नवीकरणीय या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन प्राणी मृदा, ये सब के सभी क्या हैं, ये नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं। अब नेक्स्ट डिटेल में बता देता हूँ अनवीकरणीय संसाधन को भी, ऐसे में पीछे भी बता चुका हूँ अनवीकरणीय के संसाधन के बारे में। अनवीकरणीय संसाधन, इन संसाधनों को विकास अथवा निर्माण लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल माने लाखों करोड़ों साल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधन हैं, यानी अनवीकरणीय संसाधन है। कुछ ऐसे संसाधन जो पुनः चक्रीय होते हैं, जैसे धातुएं, ये सब अनवीकरणीय हैं लेकिन पुनः चक्रीय होते हैं, एक बार दोबारा फिर हम उपयोग में कर लेते हैं, यानी वस्तुओं का रूप बदल देते हैं, तो वो भी हो जाते हैं अनवीकरणीय। कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म, कोयला अचक्रीय हैं, इसको पुनः चक्रीय नहीं किया जा सकता, एक बार उपयोग में ले आए तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप घर में ही एलपीजी जलाते हैं, क्या पूरा एलपीजी को प्राप्त कर लेते हैं क्या, नहीं, लेकिन लोहा टूट जाता है, सड़ जाता है, तो आप बेच देते हैं कबाड़े वाले के पास, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सीरीज दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सीरीज था और लघु उत्तरीय प्रश्न सीरीज संसाधन तथा विकास से संबंधित था, जो 10th क्लास की चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों। और अगर क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों का तक भेजना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि अगले और पिछले से पिछले वर्ग के बच्चों को भी यह वीडियो प्राप्त हो सके और वह इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।